बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हम डेली बेसिस के ऊपर ये कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के अंदर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें और लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे कि आज के दौर के अंदर जितनी स्पेशलिटी बढ़ती चली जा रही हैं, उतनी ही बीमारियां भी फैलती चली जा रही हैं। लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी दवाइयों से जान कब छूटेगी। फिर लोगों के ये सवाल होते हैं कि मेरी शादी को 2 साल हो गए, कोई कहता है मेरी शादी को 3 साल हो गए, कोई कहता है अभी साल हुआ है, कोई कहता है 8 साल हो गए। तो डॉक्टर साहब, मेरी ज़िंदगी बेमज़ा है, मेरी ज़िंदगी में कोई रौनक नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं हैं, बेऔलादी का माहौल है, फिर सास बहू की लड़ाई है, इस तरह के 100 मसाइल हैं। हम जब अपने क्लिनिकल ट्रायल में ऐसे पेशेंट को सुनते हैं, तो फिर जब उनकी स्टोरियां सुनते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं या उनकी हिस्ट्री एग्जामिन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनको किसी ने गाइड ही नहीं किया कि इनकी बीमारी का असल क्राइटेरिया क्या था और इनकी बीमारी का जो गोल्डन पीरियड था वो इन्होंने कहाँ पे वेस्ट किया। और फिर इनकी बीमारी जो 1-2 हफ्तों 4-6 हफ्तों में उसका ट्रीटमेंट हो सकता था, अब वो महीनों पे मुहित क्यों है। इन सारे मौजूआत पर आज के हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर आजकल हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हम देख रहे हैं कि लोअर बेली फैट, सेंट्रल ओबेसिटी और मोटापे के साथ जो हमारी यंग फीमेल्स आती हैं, उनके यहाँ मसाइल होते हैं, पीरियड्स के इशू हैं, उनका जो साइकिल है वो ठीक नहीं है और इसके साथ उनको लोअर एब्डोमिनल पेट के अंदर जो पेन रहता है, पीआईडी के मसाइल हैं और बेशुमार ऐसी कंप्लेंट्स हैं कि जिनको वो बताना चाह रही होती हैं, बता नहीं पा रही होती, या बता रही होती हैं तो उसका प्रॉपर एग्जामिन नहीं करवा रही होती जो उनकी असल जगह होती है। हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इन सारे मौजूआत पर मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें और आपको ये बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें कि जब भी आपको कोई ऐसा मसला होता है, कौन सी ऐसी स्पेशलिटी है जो इसको ट्रीट करती है और फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होता है और इन बीमारियों की वजूहात क्या हैं। इन सारे मौजूआत पर मुदल्लल गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। इसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ मल्टीपल प्रोग्राम कर चुकी हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा सफदर, जो कि कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं और आईवीएफ की एक्सपर्ट हैं और फिर पीसीओएस, पीसीओडी, सब फर्टिलिटी, फर्टिलिटी इस जैसे मौजूआत पर सैकड़ों ऐसे मैसेजेस रिकॉर्ड करवा चुकी हैं जो कि आप लोगों की नज़र में गुजरे होंगे। अगर नहीं भी गुजरे तो डॉक्टर साहबा का नाम ज़हन में रखें, आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये चीज़ें इजीली अवेलेबल होंगी। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर साहबा, मैं ऑन एयर आपसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि आज प्रोग्राम में हम लेट भी हुए, लेकिन चूँकि वो माह रमज़ान है और इसके साथ इस तरह के मसाइल चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, रमज़ान एक रहमत आता है, हमारी बदनीयती और बदपरहेज़ी की वजह से ज़हमत बन के जाता है। तो रमज़ान की फास्टिंग को बेनिफिशियली कैसे बनाया जा सकता है? रमज़ान तो बॉडी के को क्लेंस करने का महीना है ना। 11 महीने हम मुतवातिर खाते हैं और 12वें महीने में अल्लाह ताला ने एक प्लान तरीके से रोज़े लेके आए हैं ताकि हम ब्रेक लें, अपने सिस्टम्स को थोड़ा दोबारा से डेवलप होने की, उनको जो उनमें डैमेजेस हुए हैं उनको करेक्ट होने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और ये महीना इसलिए इबादत पे फोकस किया जाए और खाने पे फोकस ना किया जाए, लेकिन हमारी सोसाइटी में बिल्कुल उल्टा है। उसकी वजह से जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं वो लूज़ करने की बजाय वो गेन करके पूरे महीने के एंड पे हमारे पास वापस आ जाते हैं। वैसे ही बॉडी को ट्रेन करने का बेस्ट टाइम है जब हम लोग एटलीस्ट 12 से 13 घंटे खाली पेट रहते हैं और उसके बाद उसके साथ हम लोग आराम से अपनी रूटीन की लाइफ भी गुजार रहे होते हैं। तो बड़ा इफ़ेक्टिव विंडो पीरियड है जो हम लोग इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं टू लूज़ वेट, जो हम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि पेट एंड वेट, एक बंदे का वेट है लेकिन पेट नहीं है, एक बंदे का पेट है लेकिन वेट नहीं है। बिल्कुल। तो आपकी नज़र में इन दोनों में से ज़्यादा डिफेक्ट कौन करेगा? जो सेंट्रल ओबेसिटी है जिसमें पेट अलहदा जो बढ़ रहा जाता है वो बेसिकली ज़्यादा ख़तरनाक है।
वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को शो करता है, वो ये शो करता है कि फिजिकल एक्टिविटी कम है, खाना इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से पेट के दरमियाने हिस्से में फैट की कलेक्शन शुरू हो जाती है और पेट बेहंगम बेढंगा सा अलहदा ही पेट नज़र आना शुरू हो जाता है, और इसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। और फिर इसको रिवर्स करना भी उतना ही मुश्किल होता है जब तक हम फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए। ठीक हो। डॉक्टर साहब, आज के दौर के अंदर पाँचपन के बढ़ने की बेसिक साइंस क्या है? अच्छा, सब फर्टिलिटी वाकई काफ़ी ज़्यादा अब हम लोग नज़र आ रही है। डेली हम लोग जो पेशेंट्स देखते हैं उनका नंबर बहुत बढ़ गया है। मुझे तो ज़्यादा लगता है कि लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है यार, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है, पैदल चल के कहीं पे जाना ये एक रूटीन नहीं रही हमारी। हमारी जो पिछली पुश्तें थी वो सुबह-सुबह अर्ली राइज़र्स थे, सुबह-सुबह उठते थे, अपने मीलों-मील चलते थे, अपने काम करते थे और हर काम अपने हाथ से करने के आदी थे। लेकिन अब थोड़ा-सा भी कोई अफ़ोर्ड कर सकता है तो वो कोशिश करता है कि वो हाउस हेल्प रख ले। थोड़ा भी कहीं दूर जाना है, कुछ 10-15 मिनट भी चलना है तो उबर, करीम, कोई हम लोग गाड़ी ले लें, बाइक पे चले जाएँ। खुद डेली के जो हम स्टेप्स भी इतने नहीं कर रहे होते। हम अपने फ़ोन्स पे ऐप्स डाउनलोड करते हैं कि 10,000 स्टेप करें, लेकिन मेरे ख़्याल है मुश्किल से ही किसी के स्टेप्स होते हैं, जब तक बहुत कोशिश ना की जाए। हमने अपनी लाइफ़स्टाइल को ऐसा चेंज कर लिया है कि अब हम फ़िज़िकल एक्टिविटी के आदी ही नहीं हैं। और मेरा ख्याल जो रही सही कसर थी वो इलेक्ट्रिक बाइक जो आ गई है उन्होंने निकाल दी बिल्कुल, कि वो और ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि पीसीओएस पीसीओडी की तो हम बात करते हैं कि ये डिजीज़ हैं, लोगों को इस तरह की पानी की थैलियाँ बनती हैं, उनके पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं। इसको अगर हम आसान अल्फाज में लोगों को ये मैसेज डिलीवर करें तो कैसे करें? पीसीओएस बेसिकली पीसीओडी एक डिजीज़ है और पीसीओएस एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा सिस्टम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो वक्त के साथ साथ अपने चेहरे बदलता रहता है उम्र के हिसाब से। पीसीओएस अगर यंग लड़की को है तो रैपिड वेट गेन होता है और फिर लूज़ करना मुश्किल होता है, रेजिस्टेंट वेट लॉस होता है। और जब वेट गेन हो जाता है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि 2 पीरियड्स के दरमियान का वक्फा बढ़ता चला जाता है। पहले कुछ दिन बढ़ता है, फिर महीनों पीरियड्स नहीं आते और उसके साथ चेहरे पे और गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं और चेहरे पे एक्नी और दाने ज़्यादा हो सकते हैं। तो इनमें से 2-3 फीचर्स भी अगर हों तो हम उन्हें पीसीओएस लेबल कर देते हैं। इसके लिए कोई डिटेल्ड हार्मोनल टेस्ट्स की आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कोई इसको वेरीफाई कराना चाहता है तो फिर टेस्ट का भी एक पूरा सेट है जो हम लोग लिखते हैं और उसके मुताबिक फिर आगे से इलाज भी करते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अब पीसीओएस और पीसीओडी माह रमज़ान में अगर कोई पेशेंट इसका बेनिफिट लेना चाहे तो कैसे ले? हाँ, फास्टिंग तो बेस्ट है ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है पीसीओडीज वाले पेशेंट्स के अंदर, तो जब हम लोग लंबे घंटे के लिए खाना नहीं खाते तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है और नेचुरली वेट लूज़ करने का एक अच्छा विंडो बन जाता है। अगर हम चाहें तो सहरी और इफ्तारी में ऐसा खाना खाएं कि हमारा एकदम से शुगर की स्पाइक ना आए और बहुत मीठा ऑयली खाना परहेज़ कर लें तो वेट लॉस रिलेटिवली आसान हो जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जो बांझपन है, अगर माह रमज़ान में कोई जोड़ा जो है वो दोनों अगर इकट्ठे ये नियत कर लेते हैं कि हमने डाइट भी ठीक रखनी है और अपना जो है वो लाइफ स्टाइल भी चेंज करना है, तो क्या ये हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए? बिल्कुल, बिल्कुल ये हेल्पफुल होता है। हम लोग सिर्फ अकेली फीमेल को नहीं फोकस कर सकते, मेल भी 50% रोल प्ले करते हैं। आजकल तो मेरे ख्याल 70% उनका रोल हाँ, हो। और उनका वेट भी एग्रेसिवली इंक्रीज ही हो रहा है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं है। फीमेल्स के हार्मोन्स चेंज होने हमें नज़र आ जाते हैं क्योंकि उनके साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन जब इसके बरक्स हम लोग सीमन एनालिसिस कराते हैं मेल्स का तो वो भी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल आ रहे हैं। अब जो क्राइटेरिया हैं वो सारे इतने लो होने के बावजूद भी बहुत क्लियर कट एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं क्योंकि उनकी डाइट भी वैसी ही है जैसी फीमेल्स की है और उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी वैसे ही कम है जैसे फीमेल्स की है। तो वैसे ही जैसे हार्मोन्स फीमेल के डिस्टर्ब्ड हैं वैसे ही मेल्स के भी डिस्टर्ब्ड है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल में जब पेशेंट आती हैं तो अक्सर CA-125 टेस्ट का वो रिपोर्ट लेके आती है और बड़ी परेशान होती है कि मैंने किसी दाई को दिखाया था, उसने बोला तुम्हें कैंसर हो गया। CA-125 का इनफर्टिलिटी के अंदर क्या रोल है? अच्छा, CA-125 एक ट्यूमर मार्कर है। CA-125 एक से ज़्यादा वजूहात की वजह से इंक्रीज होता है। ये सिर्फ एक कैंसर के साथ भी रिलेटेड नहीं है और इनफर्टिलिटी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। ये पेरिटोनियम जो अब्डोमेन की अंदर वाली लाइनिंग जब भी इरिटेट होती है, चाहे किसी इन्फेक्शन की वजह से, चाहे एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, चाहे ओवरी के कैंसर की वजह से, या कई दफ़ा पेट में ज़्यादा पानी भी होने की वजह से ये नॉर्मल से ज़्यादा लेवल्स आ सकते हैं। तो ये इतना स्पेसिफिक नहीं है जितना हमने उसको बना दिया।
हाँ, ये आमतौर पे कॉमनली लैब्स में हो जाता है, तो लोग खुद ही से सेल्फ प्रिस्क्राइब या आसपास से व्हाट्सएप पे पूछ के लोगों से अपने टेस्ट खुद ही करा लेते हैं, ताकि डॉक्टर का एक जाने का एक चेकअप या चक्कर या एक फीस बच जाए हमारी, जो कि ये और परेशान कुन हालात में फंस जाते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ऐसी फीमेल्स जो कि इनफर्टिलिटी का शिकार भी होती हैं और उनको साथ सिस्ट और फेब्राइड के इस तरह के और इश्यूज भी होती हैं और वो बड़ी मायूस हो जाती है कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी, तो उनके लिए आसानी हम कैसे पैदा कर सकते हैं? अच्छा, सिस्ट हैं, अगर वो एक सर्टेन साइज से बड़ी हैं तो वो रिमूव होनी चाहिए। अगर फाइब्रॉइड हैं और वो एक सर्टेन साइज से बड़े हैं तो वो रिमूव होने चाहिए। जब तक सिस्ट, फाइब्रॉइड्स या एबनॉर्मेलिटीज़ बॉडी के अंदर या यूट्रस के इर्द गिर्द पड़ी रहेंगी तो फर्टिलिटी के चांसेस कम ही रहेंगे। जब हम सीरियसली फर्टिलिटी का इलाज शुरू करते हैं और हमें इनमें से कोई चीज़ मिलती है तो हम उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद उसे ट्रीट करते हैं। जब वो ट्रीट हो जाती है तो फिर हम ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं कि अब हमने फोकस्ड इलाज शुरू करना है। जब तक आपके यूट्रस के अंदर एक बड़ा फाइब्रॉइड पड़ा है तो कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, एक नंबर, और अगर आप कंसीव कर लें तो मिस कैरेजेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि हमें रिसोलियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है या सिस्ट का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, हाँ वो छोटी हैं तो ठीक है, वो रखी जा सकती हैं, इंतज़ार किया जा सकता है, लेकिन एक साइज़ से ज़्यादा हैं तो उन्हें निकलवाना ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो। डॉक्टर साहब, ऐसा कपल जिनकी शादी को 1-2 साल हो चुके हैं, दोनों नॉर्मल हैं, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो क्या समझें कि उनको क्या मसला है? अच्छा, अगर एक कपल जिसकी शादी को 2 साल हो गए हैं और 2 साल से वो इकट्ठे रह रहे हैं, उनके साथ तमाम फर्टिलिटी टेस्ट हुए हैं और वो नॉर्मल निकले हैं, तो इस कपल की इनफर्टिलिटी को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में आमतौर पे कोई मेजर फैक्टर जो हम चेक कर सकते हैं रिपोर्टों के तहत या अल्ट्रासाउंड में या हार्मोन्स के टेस्टों से वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उनके लिए सबसे अच्छा और मुफीद मशवरा यही है कि वो लेट आईवीएफ की तरफ जाने की बजाय जल्दी आईवीएफ की तरफ रिजॉर्ट करें, क्योंकि एज आईवीएफ की सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है। जब हम सालों साल इंतज़ार करते हैं तो फिर हमारी एज बढ़ती है, हमारी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी जो पहले रिपोर्टों में नॉर्मल भी आई होती है, वो जब हम फैसला कर लेते हैं कि आईवीएफ कराना है तब उनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है। AMH जो ओवेरियन रिजर्व का टेस्ट है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। बॉडी एज करती है, स्ट्रेस की वजह से जो एजिंग स्लो होनी है वो रूटीन से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाले कपल्स के लिए ये है कि आप एक अच्छा सा सेंटर ढूंढें जहाँ पे आपको लगे कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं और वो जिस तरह आपको गाइड करते हैं आईवीएफ की जर्नी की तरफ जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, सेल्फ फर्टिलिटी के अंदर स्ट्रेस का कितना रोल है? स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रोल है। स्ट्रेस जो है वो हमारे हार्मोन्स को बिल्कुल डिसरप्ट कर देती है। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे वो काम की है, चाहे वो पढ़ाई की है, चाहे वो घर में घरेलू मसाइल की है, चाहे वो फर्टिलिटी ना होने की, प्रेगनेंसी ना होने की है, वो हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह ही असर करती है। हमारी रूटीन पे, हमारी डेली एक्टिविटीज़ पे बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, छोटी बातों पे बड़ा रिस्पॉन्स देते हैं और उनकी डाइट, उनकी स्लीप, सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब डाइट और स्लीप भी डिस्टर्ब होती है तो हार्मोन्स और एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनका बैलेंस काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है, तो फर्टिलिटी इश्यूज और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाते हैं और ज़्यादा मुश्किल होने लग जाते हैं। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, गुर्बत और इनफर्टिलिटी दोनों को मैनेज कैसे करें? अच्छा, जो गुर्बत और इनफर्टिलिटी का कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। उसमें ये होता है कि वो थोड़े से पैसे जोड़ते हैं और करीबी डॉक्टर, करीबी नर्स, करीबी LHV के पास जाते हैं। वो सस्ती चीज़ के चक्कर में वो बिल्कुल कई दफ़ा यूजलेस चीज़ पे बहुत सारे पैसे लगा देते हैं। कई दफ़ा वो करीबी दाई के पास ही सालों ज़ाया कर देते हैं। कई दफ़ा उनका मसला इतना होता नहीं है, जो गलत मलत ट्रीटमेंट से वो ज़्यादा वर्स हो जाता है। कई दफ़ा वो अपनी एज के पीक ईयर्स वेस्ट करके आते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अगर डायग्नोज हो गया है तो पहले ही बेहतर इलाज की तरफ रिजॉर्ट कर लेना अक्लमंदी है, रादर देन सस्ता और करीब और हम उधर नहीं जा सकते, हम ये नहीं करा सकते, ऐसा कराएंगे तो क्या होगा, ये हमें यकीन नहीं है, उसमें बहुत से साल वेस्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अंडा बनाने वाला इंजेक्शन, इसकी रियलिटी या मिथ ये क्या है? अंडा बनाने वाला इंजेक्शन भी है, बिल्कुल है, लेकिन वो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पे होता है। अब इंजेक्शन रिलेटिवली महंगे होते हैं,
तो जब हम लोकल डॉक्टर्स, लोकल अताइयों के पास, जो असल में डॉक्टर्स भी नहीं है, ओवर द काउंटर चीज़ें लेके आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उन्हें उसकी जुडिशियस यूज़ का नहीं पता कि वो एक्चुअली लगना कहाँ है, किस डोज में लगना है, किस डे पे लगना है। तो वो पेशेंट्स को जब वो इन टीकों पे लगा देते हैं, जो उनके पास पैसे होते हैं वो भी ड्रेन हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये वाला इलाज तो हमारा हो गया है और इससे अब फायदा नहीं है, तो वो एक अच्छा इफेक्टिव इलाज को वेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इंजेक्शंस, टैबलेट्स ये सब हैं, लेकिन किसको देनी है, किस डोज में देनी है और कब इंजेक्शन कौन सा लगना है, ये हर बंदे को पता नहीं है, हर डॉक्टर को भी पता नहीं है। ऐसे ही उसकी स्पेशलिटी है ना, बिल्कुल उसमें नहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इनफर्टिलिटी की नंबर्स को कम करें तो हमें मुआशरती तौर पे क्या ऐसे काम करने चाहिए कि इनफर्टिलिटी का जो रेशियो है वो कम हो जाए? हमारी लाइफस्टाइल जो है, सबसे पहले तो उसको हमें देखना चाहिए कि पहले हम लोगों की जनरेशन से 1-2 जनरेशन पहले एशियंस में 12-12, 14-14 बच्चे पैदा होते थे। तो हमारी जो जेनेटिक्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी नहीं है, लेकिन हमने अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी सारी रूटीन को चेंज कर लिया है। उन चीज़ों को अगर हम वापस, जैसे हमारे पहले एल्डर्स थे, घर का खाना खाना, सिंपल खाना खाना, प्योर खाना खाना, रिफाइंड फूड्स ना लेना और बाहर का खाना कम खाना, क्योंकि हमारे बड़ों में ये कोई रिवाज नहीं था कि बाहर हम खाना खाने जा रहे हैं। और अब हम शायद एक दिन भी गुजार लें बाहर का खाना खाए बगैर तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने जेनेटिक्स को खुद से चेंज कर लिया है, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी हैबिट्स को तब्दील करके, सोने का टाइम, जागने का टाइम, चलने फिरने का, मेल मुलाकात का, मीलों मील लोग पैदल चल के अपने जानने वाले रिश्तेदारों से रोज मिलने जाते थे। अब तो हम अपने बेड से भी नहीं उठते, तो फिर कैमरा लगा के देखते हैं आने वाला आया किस ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइप्स ऑफ सिस्ट पे अगर हम बात करें कि पानी की थैलियां जो बनती हैं, आम औरतें जब आती हैं हमारे पास तो वो कहती हैं मुझे थैलियां बनती रहती हैं, फिर इलाज कराती हूँ, फिर बन जाती हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं और ये कब कब बनती रहती हैं? अच्छा, जो ओवेरियन सिस्ट्स है ना, वो बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, मतलब कि वो कैंसरस भी हो सकती हैं और कुछ जो कैंसर में तब्दील नहीं होती। हर महीने एक खातून में एक अंडा लाजमी बनता है, वो बड़ा होता है, एक साइज अचीव करता है और वो फट जाता है और फट के फिर वो उसमें से एग रिलीज होके ट्यूब्स के जरिए यूट्रस में आता है। जब ये प्रोसेस डिले हो जाए या वो फॉलिकल फटे ना, तो वो एक छोटी सी सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसको सिंपल सिस्ट बोलते हैं। आमतौर पर 4-6 हफ्ते में वो सिस्ट खुद ही रिजॉल्व हो जाती हैं और दोबारा भी बन जाती हैं। कुछ लोगों में यही होता है कि फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहा, अनरप्चर्ड फॉलिकल है, तो वो जब अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं तो वो सिस्ट नजर आ जाती है और 2-3-2.5 सेंटीमीटर की सिस्ट होती है और हम उसका बेतुका इलाज शुरू कर देते हैं, जो कि और साइकिल को डिस्टर्ब करता है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर ज़हरा सफदर हमारे साथ मौजूद होंगी। मज़े की गुफ्तगू, बेस्ट और साइंस गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ और आज की हमारी जो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। और हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हम आप लोगों को इतना वेल अवेयर और इतना वेल एजुकेट कर दें ताकि देखने वाले को ये पता हो कि मेरी अगर कोई बीमारी है तो मैंने कौन से टाइम पे, कौन सी स्पेशलिटी पे जाके अपना इलाज करवाना है। मेरा ख्याल है हमारे लिए ये सदका जारिया होगा, क्योंकि जब भी हम ये कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी नीयत यही है कि आप लोगों को वेल अवेयर किया जाए। अच्छा मैडम, जैसे कि हम बात कर लेते हैं इनफर्टिलिटी की, फिर हमने सिस्ट की और फेब्राइड की बात की। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब किसी भी औरत के अंदर ये रिसोली बन जाती है तो वो फिर ये कहती है कि डॉक्टर साहब अगर मैं ये निकलवाऊंगी तो आगे मेरी बच्चादानी ख़त्म हो जाएगी, मुझे आगे औलाद नहीं होगी। तो फेब्राइड की सर्जरी जो है वो कितनी ख़तरनाक होती है या कितनी आसान होती है? फाइब्रॉइड की सर्जरी इतनी खतरनाक नहीं है। अगर सिंगल फाइब्रॉइड है तो वो आराम से निकाला जा सकता है। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी आराम से निकाले जाते हैं, ओपन सर्जरी से भी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से, अब रोबोटिक सर्जरी से भी। हमारा मकसद ये होता है कि हम यूट्रस को कंजर्व करें। हम पेशेंट की विशेज़ को बहुत आराम से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और उनके मुताबिक ही हम इलाज करते हैं। डॉक्टर को या सर्जन को क्या मिल जाएगा किसी की यूट्रस निकाल के? अगर वो कंजर्व करके उनकी फैमिली में आगे जाके कोई खुशी आती है, एक प्रेगनेंसी हो जाती है, तो डॉक्टर तो मोर देन हैप्पी होगा। तो जो पेशेंट्स को जो डरा दिया जाता है एक पेरीफ्री में या छोटे सेटअप्स में या छोटे क्लिनिक्स में,
औरतों को जब डायग्नोज हो भी जाता है ना, तो सर्जरी से इतना डरा दिया जाता है कि उसको सालों साल वो पालती रहती हैं फाइब्रॉइड्स को। और छोटे फाइब्रॉइड्स बड़े बड़े हो जाते हैं, जब उनको शदीद खून की कमी हो जाती है, जब वो बिल्कुल हार जाती हैं, तब वो हॉस्पिटल्स में पहुंचती हैं, जब सर्जिकली उन्हें रिमूव करना रिलेटिवली मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अमूमन कोशिश यही की जाती है कि अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है और फर्टिलिटी विशेस हैं तो हम यूट्रस बचाएं। यूट्रस निकालना आसान नहीं है, बचाना रिलेटिवली आसान है अगर स्किल्स अच्छी हैं तो। ठीक है। और ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि किसी का यूट्रस निकाल, वो डर के ही सालों साल घरों में ही रह जाती हैं कि निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी तरह हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिनकी फाइब्रॉइड सर्जरी हुई और उसके बाद उनको यूरिन के मसाइल शुरू हो गए। पेशेंट आई हमारे पास, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं एक मुसीबत से जान छुड़ाई, मुझे दूसरी शुरू हो गई। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती है? यूरिन के कैसे मसाइल? मतलब यूरिन निकलना शुरू हो जाता है कि जी उठते बैठते हुए यूरिन निकल रहा है, मसाना जो है वो लीकेज शुरू हो जाता है। दो तरह की इसमें हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक कि सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो और मसाना डैमेज हो जाए और कंटिन्यूअस यूरिन निकलता चला जाए, ठीक, जिसको आमतौर पे फिस्टुला बोलते हैं। एक ये चीज है। और दूसरी चीज ये है कि हमारी यूरिनरी कंट्रोल अच्छा ना हो। हाँ, वॉशरूम जाते हुए एक आधा कतरा निकल जाए, वो एक डिफरेंट मतलब एंटिटी है। वो जो एंटिटी मेडिकल एंटिटी है कि एक आधा कतरा निकल जाए या तेज पेशाब आया हो तो बर्दाश्त ना किया जाए और चंद कतरे निकल जाए, वो उसको इलाज के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, फिजियोथेरेपी के जरिए, टैबलेट्स के जरिए आराम से ट्रीट किया जा सकता है। हाँ, अगर आपकी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है और उसमें मसाना डैमेज हो गया, उसका भी कैमरे के जरिए या ओपन सर्जरी के जरिए इलाज मुमकिन है। और जो सर्जन फिस्टुला की सर्जरी करते हैं वो इसमें माहिर होते हैं और वो रिपेयर भी हो जाता है। इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और इसको, वही बात है, डिले ना किया जाए और अर्ली रिजॉर्ट कर लिया जाए इसके ट्रीटमेंट की तरफ, तो चीज़ें हल हो जाती हैं। इसके साथ ऐसी एसोसिएशन आमतौर पे नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइप 1 की शुगर के अंदर मरीज इनफर्टिलिटी का अगर शिकार हो और टाइप 2 में भी सेम हो तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा किस में आती है? टाइप 1 जो है बहुत अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ है। उसमें अगर कंट्रोल नहीं रहा बहुत अरसा तो उनका वेट बहुत कम होता है, अमूमन वो डिहाइड्रेटेड और इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। तो फिर उनके जिस तरह का वेट है, जिस तरह का साइकिल है, उनके अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर वो लेवल कंट्रोल रहते हैं और वो रूटीन लाइफ गुजार रहे हैं तो फिर उनका और नॉर्मल पॉपुलेशन के सेम चांसेस हैं इनफर्टिलिटी के। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर हाफ में आती है, 35 के बाद। आमतौर पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोगों की फैमिलीज तब तक कंप्लीट हो चुकी होती है। और अगर डायबिटिक वो हो जाते हैं और अनकंट्रोल होते हैं तो फिर वही बात है, कंसेप्शन मुश्किल होती जाती है। जब कंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट रिलेटिवली आसान है। ठीक हो डॉक्टर साहब, एक बच्चा शादी के फौरन बाद हो गया, उसके बाद अगले 8 साल बच्चा नहीं होता, क्या ये भी फर्टिलिटी में आता है? बिल्कुल, इसको सेकेंडरी सब फर्टिलिटी बोलते हैं कि अगर एक दफ़ा प्रेगनेंसी हुई है या सक्सेसफुल एक डिलीवरी हो गई है और सालों साल उसके बाद बच्चा नहीं हो रहा। कई उसके रीजंस प्राइमरी सब फर्टिलिटी जैसे भी हैं और सेकेंडरी सब फर्टिलिटी आमतौर पे कई लोगों को इस तरह हो जाती है कि उनका जो डिलीवरी हुई उसमें कोई शदीद इन्फेक्शन हो गया उनको, और फिर यूट्रस में प्रेगनेंसी कंसेप्शन के चांसेस रिड्यूस हो गए, इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो गई, या डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया जिससे फिर उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज डेवलप हो गई, या कोई मेडिकल इशू ऐसा था कि जो अनकंट्रोल्ड रहा सालों साल। तो बहुत से लोगों में ये आता है जो इसको हम सेकेंडरी सब फर्टिलिटी के ट्रीट करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं रीजंस को और उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी ट्यूब में परमानेंट बंद है, क्या ये मुमकिन है? हाँ जी, ये बिल्कुल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेकेंडरी सब फर्टिलिटी की बड़ी कॉमन कॉज है कि ट्यूब्स बंद हो गई हैं, इन्फेक्शन की वजह से फाइब्रोज हो गई हैं, उनका रास्ता इतना तंग हो गया है कि अंडा उधर से गुजर नहीं सकता। ठीक, उसको हम कंफर्म करते हैं। HSG एक हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राम, एक एक्सरे है, एक वो तरीका है, लेप्रोस्कोपी से उसे डबल चेक करते हैं, और अगर वो बंद है तो उनको खोलना आमतौर पे मुमकिन नहीं होता। ठीक है, ठीक होगी बात, तो फिर IVF की तरफ जल्दी रिजॉर्ट करना, उन्हें एक्सप्लेन कर देना कि आपका एक्चुअल इलाज IVF है, क्योंकि उसमें ये ट्यूबों का इस्तेमाल बिल्कुल बीच में से निकल जाता है, और IVF की तरफ वो जल्दी चले जाए, ना कि वो 8-10 साल इंतजार करने के बाद जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, IUI और IVF
दोनों में अगर सक्सेस रेट देखें तो किसका ज्यादा? आईवीएफ का सक्सेस रेट ज्यादा है, लेकिन आईवीएफ एक लॉन्ग कम्बरसम महंगा प्रोसीजर है जिसमें बहुत अरसे के लिए बहुत से टेस्ट कराने होते हैं, बहुत से इंजेक्शंस, गोलियां, ये सारा प्रोसेस होता है। और फिर एक बड़ा स्पेशलाइज्ड सेंटर में आप जो है वो ओवम पिकअप करते हैं, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, और फिर वो एक बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। जबकि आईयूआई रिलेटिवली ईजियर, सस्ता, रेडिली अवेलेबल प्रोसीजर है, बट वो उतना स्पेशलाइज्ड नहीं है। उसमें हमारा रोल, जो साइंस का रोल है, वो रिलेटिवली कम है, और नेचुरल चीज़ों को ट्रैक में ला के और एक फिक्स डे पे हम स्पर्म्स को प्रोसेस करके यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं। बाकी चीज़ें तो सारी नेचुरल तरीके से ही होनी है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इसमें एक स्टेम सेल थेरेपी का भी रोल चलता है, क्या गायनी और इनफर्टिलिटी और बांझपन के अंदर स्टेम सेल थेरेपी का कोई रोल है? स्टेम सेल आजकल बहुत एडवर्टाइज हो रही है, कुछ सेंटर्स कर रहे हैं, लेकिन रिकमेंडेशन इसकी कोई नहीं है। अभी कोई बड़ी रिसर्च नहीं आई जिसपे हम कहें कि हाँ स्टेम सेल थेरेपी इफेक्टिव है। वो गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका एक नोटिफिकेशन आया है बाकायदा आम आवाम के लिए कि अगर आप करा रहे हैं तो एज फॉर एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ये काम हो रहा है, आप कराना चाहते हैं तो कंसेंट दे के करा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड इलाजों में से एक इलाज अभी ये कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक हो। डॉक्टर साहब, अगर टाइप्स ऑफ फर्टिलिटी की बात करें तो एक आम आदमी कैसे समझेगा ये कितनी टाइप्स की है? ये 2 टाइप्स की है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर किसी के पास एक भी बच्चा नहीं है और कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई तो प्राइमरी सब फर्टिलिटी है। अगर एक प्रेगनेंसी हुई है, चाहे वो मिसकैरेज में एंड कर गई, चाहे वो एक बच्चे में एंड किया है, चाहे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, तो वो सेकेंडरी सब फर्टिलिटी है। बस इन दो ही टाइप्स की इनफर्टिलिटी। ठीक। डॉक्टर साहब, BHRT हार्मोनल थेरेपी का जिक्र भी आजकल आम हो रहा है, आप इसके बारे में क्या समझती हैं कि ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है फीमेल्स के लिए? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बड़ी इफेक्टिव थेरेपी है। ठीक है। फीमेल्स जब 40s में होती हैं तो फ्लक्चुएट करते हैं सारे हार्मोन्स, और बहुत से चेंजेस आते हैं जो हम वैसे ही औरतों को ब्लेम कर देते हैं कि इसकी नेचर चेंज हो गई है, ये चिड़चिड़ी हो गई है, ये एंग्शियस हो गई है, अब इससे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, नींद नहीं ठीक आ रही, वो चीज़ों को ब्लेम कर देते हैं, जबकि वो असल में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। ठीक है। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत ध्यान से, समझ के, सोच के देने वाली चीज़ है। कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जिसमें नहीं दी जा सकती और लोगों का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। जिन डॉक्टर्स को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी आती है वो लाइफ चेंजर्स हैं, वो औरतों की गेम चेंजर्स हैं। वो बिल्कुल जब 4-6 हफ्ते के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने के बाद पेशेंट आती है तो उसकी चेहरे की स्माइल बताती है कि वाकई वो कितनी इफेक्टिव है। अब कुछ हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये देखते हैं जेंडर सिलेक्शन का भी आजकल बड़ी बातें होती हैं कि एक वक्त भी आने वाला है, बल्कि आ भी चुका है, कि जो चीज़ आप सिलेक्ट करना चाहें वो वैसे ही होगी। तो जेंडर सिलेक्शन क्या है? जेंडर सिलेक्शन आईवीएफ की एक एडवांस फॉर्म है। जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है आईवीएफ के ज़रिए तो उसमें से एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है और उसकी जीनोम टेस्टिंग की जाती है कि उसका मेल है, फीमेल है, और मोटे मोटे जो सिंड्रोम्स हैं एसोसिएटेड एब्नॉर्मेलिटीज़ के साथ वो भी टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक मसला रन करता है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जैसे जेंडर सेलेक्ट की पाकिस्तान में जैसे मेल चाइल्ड का होना फैमिलीज में बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, तो बहुत से लोग मेल चाइल्ड के लिए जेंडर सिलेक्शन कराते हैं और ये अवेलेबल है तकरीबन तमाम आईवीएफ सेंटर्स में, ये अवेलेबल है और ये हो रही है बहुत कॉमनली। ठीक हो। डॉक्टर साहब, शुगर ब्लड प्रेशर ये हमारे मुल्क में आम है। माह रमज़ान में शुगर, ब्लड प्रेशर और इनफर्टिलिटी तीनों को कंट्रोल कैसे करें? रोज़े रख के, और रोज़े के बाद जब इफ्तार या सहूर करें तो खाना सोच के खाएं, इस तरह ना खाएं कि जैसे आखिरी खाना है। अगर हम वो खाएंगे और साथ फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी वॉक, थोड़ी एक्सरसाइज। अब देखिए सहरी के बाद भी हमारे पास पूरी विंडो है जब हम वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ्तार के बाद भी रूटीन सारी लाइफ की तब्दील हो जाती है, हर किसी का काम का टाइम चेंज होता है, तो शाम में भी वॉक या एक्सरसाइज की जा सकती है, जबकि हम बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल सो जाते हैं, तो जो लूज करना है उसकी बजाय गेन कर लेते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, लैब इन्वेस्टिगेशन हो या आप कोई स्कैन करना चाह रहे हो या कोई अल्ट्रासाउंड, MRI वगैरह, इनफर्टिलिटी में कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि आम आदमी समझे कि ये मेरे लिए ज़रूरी है? अच्छा, 2 ग्रुप्स हैं। एक मेल के लिए सीमन एनालिसिस सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, सीमन एनालिसिस, और किसी ऐसे सेंटर से हुआ हुआ सीमन एनालिसिस जहाँ पे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ फीमेल के कुछ टेस्ट्स और एक अल्ट्रासाउंड। आमतौर पे अगर साइकिल रेगुलर है तो हम सोचते हैं कि मिड साइकिल पे जब अंडे का साइज मैच्योर हुआ होता है तो हम एक अल्ट्रासाउंड करा लें, डोमिनेंट
फॉलिकल देखने के लिए, एक ठीक। चीज। और अगर हार्मोन्स इरेगुलर है तो हम कुछ हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, जिसमें FSH, LH, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और अगर एज थोड़ी ज्यादा है या इनफर्टिलिटी अगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो AMH, एंटी मुलेनियन हार्मोन। ये हार्मोन्स का एक सेट है जो हम आमतौर पे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं और उन्हें कहते हैं ये करा के हमें दिखाए। ठीक है। एक्सरे और MRI का कोई रोल है इनफर्टिलिटी? एक्सरे जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्यूब्स टेस्ट करने के लिए हिस्टोसल्पिंगोग्राम होता है। वो उसमें यूट्रस के अंदर हम एक डाई डालते हैं और उसका आउटफ्लो देखते हैं कि ट्यूब्स के थ्रू वो बाहर आ रहा है या नहीं, जिससे हमें क्लियरली नजर आ जाता है कि ये यूट्रस की लाइनिंग है और यूट्रस की शक्ल ऐसी है और इस तरह ट्यूब्स के रास्ते से वो गुजर के बाहर जा रहा है, मतलब दोनों ट्यूब्स खुली हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, TVS अल्ट्रासाउंड, इसकी टेक्निक और इसका फायदा क्या है? ये गेम चेंजर है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में और अर्ली प्रेगनेंसी के मसाइल को पिक करने में। ये इतना अच्छा, इफेक्टिव और आसान तरीकाकार है। बहुत सी चीज़ें जो हमें पेल्विक अल्ट्रासाउंड या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे बहुत क्लियर नहीं नज़र आ रही होती, वो TVS का प्रोब रखते ही नज़र आने लगती हैं। और बहुत सी जो डायग्नोज चीज़ें नहीं हो रही हैं, छुपी हुई हैं, वो हमें क्लियरली नज़र आ जाती हैं। एग के साइज़ के लिए जो अल्ट्रासाउंड है वो सबसे बेस्ट है कि वो ट्रांसवेजाइनल प्रोब से हम अल्ट्रासाउंड करें, TVS करें। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। UTI इन्फेक्शन फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा होता है। इसको कम करने का आसान तरीका क्या है? प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, तो कुछ भी, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है। UTI फीमेल्स में इसलिए ज़्यादा होता है कि UTI जो ब्लैडर और जिस्म से बाहर आने वाला रास्ता है ना, यूरिथ्रा, वो रिलेटिवली छोटा है और वजाइना और ये सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द हैं। तो इन्फेक्शंस वहाँ पे मल्टीपल बैक्टीरिया हैं जो वहाँ पे इन्वेड कर सकते हैं रिलेटिवली, इसलिए ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं। फिर पीरियड्स भी जब आते हैं उनमें भी, उस टाइम में भी फीमेल्स में UTI ज़्यादा होता है। अपनी हाइजीन बेहतर रखी जाए, पानी ज़्यादा पिया जाए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और कॉमन जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें। वहाँ पे यूरिन जब आप करते हैं तो बहुत से बैक्टीरिया से आप एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक हो डॉक्टर साहब, विजाइनल डिस्चार्जिंग की बड़ी बात होती है, लोगों को लकोरिया रहता है और माएँ या सस्सें जो होती हैं उनमें आपस में फड्डा ये होता है कि इसको तो शुरू से लकोरिया था इसलिए इसको बांझपन हो गया। तो लकोरिया का बांझपन से क्या ताल्लुक है? अच्छा, लकोरिया जो है ना वो एक अलग चीज़ है और वजाइनल इन्फेक्शन एक अलग चीज़ है। वजाइना की नॉर्मल सिक्रीशंस हैं जिसमें से स्मेल नहीं आती, वो अमूमन वो ट्रांसपेरेंट होती है। महीने के कुछ दिनों वो थोड़ी सी थिक होती हैं, कुछ दिनों वो वाटरी होती हैं, जिलेटिनस होती हैं, वो ठीक है। अगर उसमें से स्मेल आ रही है या उसके साथ पेट में पेन हो रही है या कमर में दर्द हो रही है तो फिर हमें उसे चेक कर लेना चाहिए कि वो किस टाइप की है, बैक्टीरियल है, फंगल है, और उसको ट्रीट कर देना चाहिए। अगर हम उसे अनट्रीटेड छोड़ देंगे और रिपीटेड इन्फेक्शंस होते रहेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता PID में कन्वर्ट हो जाएगा। PID एक बड़ा मसला है, वो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग में इन्फेक्शन होता है, ट्यूब्स में इन्फेक्शन होता है, कई दफ़ा ट्यूबों में पूरी पस जमा हो जाती है, तो वो फिर आगे जाके इनफर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा मतलब रीज़न बन जाती है PID। ठीक डॉक्टर साहब, जैसे आपने PID की, मैंने PID लिखा भी था कि PID बेसिकली आम आदमी कैसे समझे और इससे लोगों को जो पेन होता रहता है हर वक्त, लोअर एब्डोमिनल पेन के पेट के अंदर, तो उसकी काजेज क्या होती हैं? PID को एक दफ़ा इफेक्टिवली ट्रीट होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में ये बहुत मसला है कि अगर हम इलाज शुरू करते हैं और 2-2.5 दिन के इलाज से हम बेहतर हो जाते हैं तो हम वो दवाई छोड़ देते हैं कि ये गर्म है, ये मुझे दिल खराब हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मैं ये दवाई नहीं लूँगी। उससे वो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट टाइम वही एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव नहीं रहती। जब हम लोग इफेक्टिवली इलाज नहीं करेंगे, अपने एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा नहीं करेंगे या उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करके ट्रीट नहीं करेंगे और बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा तो फिर तो मसले चलेंगे। तो जब अगर आपको एक दफ़ा इन्फेक्शन हुआ है तो उसे सेल्फ ट्रीट ना करें, उसे व्हाट्सएप पे डॉक्टर से मशवरा लेके ट्रीट ना करें। एक दफ़ा जाके डॉक्टर को दिखाएं, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें। आमतौर पे स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके हम कलर देखते हैं, अमाउंट देखते हैं, उसके मुताबिक दवाई देते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डिफरेंट किस्म की वैक्सीनेशन होती हैं फीमेल्स के अंदर, क्या ये वैक्सीनेशन भी काज करती है इनफर्टिलिटी को? नहीं, वैक्सीनेशन तो ऐसी कोई नहीं है जो कॉज करती है। आजकल हम HPV वैक्सीन गवर्नमेंट हम लोगों को लगा रही है बच्चों को, वो कैंसर से प्रिवेंशन किया है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है वो HPV वायरस से होता है। 90% उसकी कॉज वो है। तो जब हम वो वैक्सीन लगाते हैं तो चांस ऑफ इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाता है और कैंसर नहीं होते, लेकिन आमतौर पर ये इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है
डॉक्टर साहब, मेनोपॉज की जब बात आती है तो इसके साथ होने वाले जो डिप्रेशन के मसाइल हैं, साइकी के मसाइल हैं, बिल्कुल, उससे कैसे निपटा जाए? डिप्रेशन जो है वो मीनोपॉज या पोस्ट मीनोपॉजल एज का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस इतने अब्रप्टली होते हैं कि वो आहिस्ता 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 डिप्रेशन की तरफ जाती है। उनका लो मूड, उनके रूटीन की लाइफ ऐसी नहीं रहती, नींद अच्छी नहीं रहती, ये सारी चीज़ें पाइल अप होती जाती हैं। इसका इलाज, जैसे हमने पहले बात की, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। ठीक है। एक बहुत बड़ा चंक हार्मोन रिप्लेसमेंट से हो जाता है, और अगर उनको फिर भी एडिशनल एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत है, मूड एलिवेटर्स की ज़रूरत है, मूड स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत है, तो वो भी हम लो डोज में स्टार्ट करा देते हैं। और वही बात, 6 से 8 हफ्ते में चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, चेंजेस सामने नज़र आने लग जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसे सिस्टम के अंदर अगर हम क्विकली बात करें उसके ऊपर कि आपके नज़दीक गुड लिसनर या गुड स्पीकर, दोनों में से अगर चूज करना हो तो किसको करेंगे? गुड लिसनर, कि वो सुने आपको कि मसला क्या है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम चॉइस की बात करें, जूसेस या फ्रूट? फ्रूट। ठीक है। अगर हम वॉक की बात करें, इंडोर या आउटडोर? आउटडोर। ठीक है। अगर हम किसी ऐसी स्लीप आवर्स की बात करें तो डे एंड नाइट? नाइट। आप नाइट को ज़्यादा प्रेफर? बिल्कुल। ठीक हो डॉक्टर साहब, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आप क्या समझती हैं कि हमें पानी का इंटेक भी बढ़ाना चाहिए और फ्रेश ऑक्सीजन भी लेनी चाहिए, तो क्या इन दोनों चीज़ों का इनफर्टिलिटी के ऊपर कोई असर होता है? बहुत ज़्यादा असर होता है। हमारा स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है हम लोगों को बहुत ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करेगा। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए बाहर निकल के वॉक नहीं करते, उठ के पानी नहीं पीते कि वो फ़ोन में बहुत मसरूफ़ है। हमें अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं बच्चों की स्क्रीन टाइम की, हमें एडल्ट स्क्रीन टाइम को भी लिमिट करना चाहिए। उससे हमारी ब्रेन की काम करने की कैपेसिटी, उसकी इफेक्टिवनेस, उसके अंदर जो न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, वो सब हम लोग डैमेज कर रहे हैं अपनी स्क्रीन टाइम को बढ़ा के। इसको छोड़ेंगे तो हम सब कुछ बेहतर करने लग जाएंगे। मेरा ख्याल अगर हम डॉक्टर्स की स्क्रीन टाइम का बात करें, हम तो 24 आवर स्क्रीन पे ही रहते हैं। मोबाइल ना भी नहीं, हाथ में फोन जरूर रहता है, तो वो जरूरत है। मोबाइल स्क्रीन तो है, इसके अलावा हमें अपने जो काम की स्क्रीनिंग है डिफरेंट, वो भी करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी ज़बरदस्त और मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू हुई। और जब भी हम आपके साथ होते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कितने सवालात किए जा सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिटेशंस है, हमारा टाइम ख़त्म हो चुका। हमारे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा सफदर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? अच्छा, आपके लिए सबसे ज़्यादा ये है कि अब रोज़े हैं और ये कुछ दिन रह गए हैं, थोड़ा सा खाने पे फोकस करें, थोड़ा सा पानी पे फोकस करें, और सुबह या शाम को वॉक करना शुरू करें। इस हैबिट को ईद के बाद भी कंटिन्यू करेंगे तो आगे लॉन्ग टर्म बहुत से फ़वाइद होंगे। और अगर आप मुझे चेक कराना चाहते हैं तो मैं आदिल हॉस्पिटल DHA लाहौर में शाम 7 बजे से 9 बजे बैठती हूँ। आप मंडे से सैटरडे कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर ज़हरा सफदर हमारे साथ मौजूद थी। हमने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ डॉक्टर साहबा के सामने रखें, ताकि जितने भी हमें सुनने वाले हैं वो जिस लैंग्वेज को भी समझें, जिस एंगल को भी समझें, हमारा सवाल उसी एंगल के साथ उनके सामने हो, और हमारा मकसद आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना है। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्यूरी, कोई थ्योरी, कोई सवाल जवाब, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, और हम दोबारा कोशिश करते हैं कि एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। मुझे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा सफदर और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।